तो दोस्तों अभी तक हमने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ लिया है यूपी के कॉन्टेक्स्ट में। तो अभी हम आधुनिक इतिहास के बारे में जानेंगे और ये हम स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआत से। ठीक है। उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना देखो कब होती है, 28 दिसंबर 1885 को होती है। संस्थापक इसके यूम थे, जो एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटर थे अंग्रेज़ी हुकूमत के। ठीक है। पहला सम्मेलन इसका पुणे में होना था, लेकिन प्लेग फैल गया था वहाँ पे, जिसकी वजह से इसका जो पहला सम्मेलन है पुणे में ना होकर मुंबई में हुआ। और मुंबई में कहाँ पे हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। ठीक है। जो कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पुराना नाम था वो INU था, इंडियन नेशनल यूनियन। कांग्रेस का जो कांग्रेस नाम का जो शब्द है वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के विरोध में यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना करी थी। पहले सम्मेलन में जो प्रतिनिधियों ने भाग लिया था वो 72 थे। उत्तर प्रदेश में आयोजित जो अधिवेशन थे इसके उनके बारे में देख लेते हैं। जो चौथा अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो 1888 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। ये कांग्रेस के इसमें जो हुआ था वो क्या हुआ था, कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था। ये जो बैठक है वो कहाँ पे हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे ये जॉर्ज यूले जी थे। फिर 8वीं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बैठक है वो 1892 में होती है। WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी, इलाहाबाद में होती है ये भी। इसमें मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई थी। 15वां जो बैठक है 1899 में होता है, जिसकी अध्यक्षता RC दत्त करते हैं, और ये जो बैठक है लखनऊ में होती है। कांग्रेस के संविधान को स्वीकार किया गया था। देखो दोस्तों, जो चौथा अधिवेशन था जिसका, उसमें कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था लेकिन स्वीकार नहीं किया गया था। और ये 15वां जो हुआ है, जो लखनऊ में हुआ है, उसमें कांग्रेस के संविधान को स्वीकार कर लिया गया था कि उसमें किस तरीके से हम लोग काम करने वाले थे वो संविधान में बनाया गया था, कांग्रेस के संविधान में। फिर 21वीं जो अधिवेशन है वो 1905 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। बनारस में हुआ था ये, और विपक्ष का नेता की उपाधि इसमें गोपाल कृष्ण गोखले को दी जाती है। स्वराज प्राप्ति का इसमें संकल्प लिया गया था। अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया गया था। स्वदेशी समर्थन आंदोलन भी यहीं से स्टार्ट होता है, वह विदेशी बहिष्कार आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। इसको शुरू करने का निर्णय लिया गया था। ये दोनों को, स्वदेशी समर्थन आंदोलन को और विदेशी बहिष्कार आंदोलन, इन दोनों को शुरू करने का निर्णय 21वीं जो अधिवेशन हुई थी 1905 में, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी, उसी में लिया गया था। 26वां हुआ है फिर 1910 में, जिसका विलियम बेडरबर्ग जो थे उन्होंने अध्यक्षता करी थी। ये A.O. ह्यूम के जीवनीकार थे, और ये भी कहाँ पे हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। भारतीय प्रेस एक्ट और देशद्रोही एक्ट को वापस ले लिया गया था। इस अधिवेशन के तहत कांग्रेस अंग्रेज़ों के लिए एक सेफ्टी वाल्व है, ऐसा इसमें बताया गया था। विलियम बेडरबर्ग ने बताया था। अंग्रेज़ों के लिए सेफ्टी वाल्व जो थ्योरी थी, ये देने का मतलब ये था कि उस टाइम पे जो 1857 की क्रांति होने के बाद में बहुत सारे आंदोलन जैसे न बढ़ें, उसको काउंटर करने के लिए अंग्रेज़ ये लोग लेके आए थे कि जो भी इंटेलेक्चुअल लोग थे उनको उनके थ्रू जो आंदोलनकारी हैं या फिर कहीं भी अगर अग्रेशन कहीं होगा तो उसको आसानी से दबाया जा सके। तो उसके लिए अंग्रेज़ लोगों ने ये लेके आए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऐसा इनका मानना था। 32वीं जो अधिवेशन है 1916 में हुई थी। ये अंबिका चंद मजूमदार ने अध्यक्षता करी थी इसकी, AC मजूमदार ने। लखनऊ में हुई थी। कांग्रेस फिर से संयोजित हो जाती है इसमें, नरम दल और गरम दल दोनों एक हो जाते हैं। इसी को लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ये पैक्ट हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने इसी अधिवेशन में बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। कांग्रेस ने पृथक जो निर्वाचन था उसको स्वीकार कर लिया था।
फिर उसके बाद में यूपी में 41वां अधिवेशन होता है 1925 में, कानपुर में होता है। इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने करी थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये। इसी अधिवेशन में विजयी विश्व तिरंगा गाया गया था, जो श्यामलाल पार्षद ने गाया था। हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वाधीनता का सर्वप्रथम प्रस्ताव रखा था इसी अधिवेशन में। 41वां जो अधिवेशन था 1925 में, हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वाधीनता का सर्वप्रथम प्रस्ताव रखा था। 50वीं जो अधिवेशन है 1936 में होती है, लखनऊ में होती है। जवाहरलाल नेहरू ने इसमें संसदीय बोर्ड का गठन किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी थी 1936 में, जो 50वीं थी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में। उसके बाद आ जाओ 55वीं जो होती है 1946 में होती है मेरठ में। JB कृपलानी इसकी अध्यक्षता करते हैं। आज़ादी से पहले ये अंतिम अधिवेशन था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्षों के बारे में देख लेते हैं। जो सबसे पहले पारसी अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी थे। मुस्लिम अध्यक्ष थे सबसे पहले वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी इसकी एनी बेसेंट थी। भारतीय महिला जो अध्यक्ष थी वो सरोजिनी नायडू थी। अंग्रेज़ का जो सबसे पहला अध्यक्ष था वो जॉर्ज यूले था। अधिवेशनों की संख्या के बारे में अगर हम देखें तो कलकत्ता में 10 होते हैं सबसे ज़्यादा, फिर मद्रास में होते हैं 7, बम्बई में होते हैं 7, लखनऊ में 3 होते हैं, इलाहाबाद में 3 होते हैं। सबसे लंबे समय तक अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष रहते हैं। असहयोग आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जिस दिन हुई थी उसी दिन से ये असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इसमें 1 करोड़ रुपए तिलक स्वराज फंड के नाम से इकट्ठे किए गए थे, जिनसे कि चरखा और खादी खरीदे गए थे। अक्टूबर 1920 को मुरादाबाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रांतीय सम्मेलन का अध्यक्ष डॉक्टर भगवान दास को बनाया जाता है। 1875 में अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना होती है और इसके संस्थापक थे वो सर सैयद अहमद खान थे। साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना इन्होंने की थी अलीगढ़ में। 1920 में इसी का नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रख दिया गया था। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल जो कॉलेज था 1875 में, जिसको स्थापना करी गई थी सर सैयद अहमद खान ने, उसी का नाम 1920 में असहयोग आंदोलन के टाइम पे बदलकर क्या कर दिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया था। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की भी स्थापना इसी के दौरान होती है। संस्थापक इसके विद्यापीठ जो थी जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की, वो गुजरात में थी, काशी में थी, बिहार में थी। काशी विद्यापीठ बनारस में था। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नाम से इसको 10 फरवरी 1921 में खोला गया था। संस्थापक इसके जो थे काशी विद्यापीठ के कौन थे, बाबू शिव प्रसाद और डॉक्टर भगवान दास। असहयोग आंदोलन समाप्त होने का कारण क्या था, ये आप सभी को पता है। चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा जो जगह है कहाँ पे पड़ती है, गोरखपुर में, यूपी के। 12 फरवरी 1922 को बारदौली से महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को विड्रॉ कर लिया था, असहयोग आंदोलन। ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं स्वराज पार्टी बनती है 1923 में, इलाहाबाद में बनती है। ये अध्यक्ष इसके चित्तरंजन दास थे। 1925 में इनकी मृत्यु हो जाती है और यह पार्टी समाप्त हो जाती है। 1923 में बनती है, चित्तरंजन दास अध्यक्षता करते हैं। 1925 में उनकी मृत्यु के बाद में यह पार्टी समाप्त भी हो जाती है। महासचिव इसके मोतीलाल नेहरू थे। सदस्य इसके जो थे स्वराज पार्टी के सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल थे। विट्ठल भाई पटेल ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई थे। पहली बार सेंट्रल असेंबली का जो अध्यक्ष बनाया गया भारतीय को बनाया गया था, विट्ठल भाई पटेल को। स्वराज पार्टी के सदस्यों में एक एम आर जयकर भी थे। विधान परिषद की 101 सीटों में से 42 सीटों पर विजय इसने प्राप्त करी थी स्वराज पार्टी ने। उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी आंदोलन देख लेते हैं। इसमें HRA और HSRA 2 की प्रमुख भूमिका रहती है। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। HRA के बारे में देख लेते हैं पहले। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका उद्देश्य भारतीय गणराज्य की स्थापना करना था। 1924 में कानपुर में इसकी स्थापना होती है। इसके जो सदस्य थे वो थे सचिंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद। काकोरी मुकदमे में ये बच के निकल जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रविंद्र लाहिड़ी और योगेश चटर्जी। 8 डाउन ट्रेन जो लखनऊ से काकोरी जा रही थी,
ठीक है। उसमें लूट होती है। 8 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र मुकदमा चलाया जाता है उसके ऊपर, काकोरी कांड के बाद में, इसमें 4 लोगों को फांसी और शेष को अंडमान की सेलुलर जेल में भेज दिया जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में रखा जाता है, उधर फांसी दे दी जाती है। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में। चंद्रशेखर आज़ाद 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में HSRA की स्थापना करते हैं। HSRA स्टैंड्स फॉर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका जो उद्देश्य था वो समाजवाद और एक गणराज्य की स्थापना करना था। इसके सदस्य थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, जतिन दास, चंद्रशेखर आज़ाद। जतिन दास की भूख हड़ताल से ही जेल में मृत्यु हो जाती है। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के पुलिस अधिकारी JP सैंडर्स को गोली मार दी जाती है। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाता है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। चंद्रशेखर आज़ाद ने अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को स्वयं को गोली मार ली थी। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। ये इनका जो भगत सिंह का नारा था वो इंकलाब जिंदाबाद प्रसिद्ध था। नारा जो लिखा है वो मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। इंकलाब का मतलब होता है क्रांति, परिवर्तन अमर रहे। उसके बाद में आ जाओ दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आंदोलन यूपी में तब और जोर पकड़ता है जब जवाहरलाल नेहरू की माता स्वरूप रानी नेहरू को अंग्रेज़ों द्वारा घोड़ों से कुचल दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू कर और लगान की अदायगी 23 अक्टूबर 1931 को ये आंदोलन करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन देख लेते हैं अभी। 8 अगस्त 1942 को महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक से ये स्टार्ट होता है। इसी के दौरान गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही यूसुफ मेहर अली भी अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा देते हैं। 9 अगस्त 1942 को अंग्रेज़ों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया, सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। मेन जो नेता थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट आता है उसके बाद में। ये स्वतः स्फूर्ति जन आंदोलन माना जाता है। जनता सड़कों पर उतरी और अस्थायी सरकारों का गठन करती है। अस्थायी सरकारों या समानांतर सरकार का सबसे पहला जो गठन है उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अन्य सहयोगी इसके जगन्नाथ सिंह और परमानंद सिंह बनते हैं। अन्य संगठन और आंदोलन देख लेते हैं। 1856 AD में अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया। उसके बाद में बड़े जो जमींदार थे उन्होंने किसानों का शोषण किया था। फरवरी 1918 में होम रूल लीग की नेताओं की सहायता से उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया जाता है, जिसमें मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरीशंकर मिश्र के द्वारा अवध किसान सभा का 17 अक्टूबर 1920 को गठन किया जाता है। अवध किसान सभा को शक्तिशाली बनाने का श्रेय बाबा रामचंद्रन को है। इन्हीं बाबा रामचंद्रन के सहयोग से ही जवाहरलाल नेहरू जी को किसान सभा में जोड़ा गया था। इस किसान सभा के प्रमुख केंद्र जो थे वो हरदोई, बाराबांकी, बहराइच और सीतापुर थे। रायबरेली, फैजाबाद और प्रतापगढ़ भी थे। प्रतापगढ़ का खरगांव। नाई धोबी बंद आंदोलन के नाम से भी इसको जानते हैं। यह सामाजिक बहिष्कार संगठन की पहली संगठना थी। हरदोई, बहराइच, सीतापुर में लगान वृद्धि के विरुद्ध में ये आंदोलन स्टार्ट होता है। जैसे एका आंदोलन भी इसी के लिए स्टार्ट होता है। प्रमुख नेता जो एका आंदोलन 1921 में स्टार्ट होता है उसके प्रमुख नेता मदारी पासी और सहदेव थे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा, इसकी स्थापना 1936 में लखनऊ में हुई। अध्यक्ष इसके सहजानंद सरस्वती थे। पाखंड खंडनी पताका फहराया था, इसको देख लेते हैं बाद में। जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा थी इसके सचिव NG रंगा थे। सदस्य इसके इंदुलाल याग्निक थे। उत्तर प्रदेश में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन देख लेते हैं। राधा स्वामी सत्संग संप्रदाय की स्थापना 1851 में शिवदयाल साहेब द्वारा की गई थी। इनका जन्म और मृत्यु आगरा में हुई थी। जन्म इनका 1818 में और मृत्यु 1878 में की हुई थी। ठीक है।
राधा स्वामी संत संघ संप्रदाय में ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा पाखंड खंडनी पताका लहराया गया था। वहाबी आंदोलन देख लेते हैं अभी। इसके नेता सैयद अहमद बरेलवी थे। इमाम मेहंदी के नाम से भी इनको जाना जाता है। जब ये मक्का मदीना से वापस आए तो अब्दुल वहाब ने इन्हें वहाबी संप्रदाय से जोड़ा था। वहाबी आंदोलन का प्रमुख जो केंद्र था वो पटना था। वहाबी आंदोलन 1826 में स्टार्ट होता है और पटना से पेशावर भी पहुंच जाता है। अलीगढ़ आंदोलन मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए मुसलमानों के साथ अंग्रेज़ों के संबंध सुधारने के लिए आंदोलन चलाया गया था। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां ने इसके आंदोलन चलाने वाले थे। साइंटिफिक सोसाइटी और विज्ञान समाज की स्थापना भी अलीगढ़ आंदोलन में की गई थी। इन्होंने 24 मई 1875 को मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी थी। पहला प्रधानाचार्य इसका थियोडर बेक था। सर सैयद अहमद खान ने कुरान पर टीका लिखा है। तहजीब उल अखलाका पत्रिका लिखी है। सभ्यता और नैतिकता के ऊपर है ये। अंग्रेज़ों के प्रति वफादारी सिद्ध करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था, राजभक्त मुसलमान पत्रिका भी निकाली थी। सर सैयद अहमद खान के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में के सहारनपुर में देवबंद आंदोलन चलाया गया था। प्रमुख नेता इसके मोहम्मद कालिम ननौखी और राशिम अहमद गंगोत्री थे 1888 में। उत्तर प्रदेश में कला और संस्कृति देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश को 5 सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ब्रज क्षेत्र, बुंदेलखंड, भोजपुरी क्षेत्र, रोहिलखंड और अवध क्षेत्र। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्य में संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 में की गई थी। क्षेत्रीय स्तर पर सांस्कृतिक केंद्र खोलने की शुरुआत 1996 में की गई थी। संगीत जो है वो सामवेद को संगीत का जनक मानते हैं। सबसे पहले खरहर प्रिया राग के 7 स्वर अवरोही क्रम में दिए गए हैं, इसी में सामवेद में ही। संगीत का प्रथम जो वाद्य यंत्र है वो वीणा को माना जाता है। वीणा की जो चर्चा है सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण में करी गई है। जो ऐत्रेय ब्राह्मण है वो ऋग्वेद का एक ब्राह्मण है। जो संगीत का प्रथम वाद्य यंत्र है इसमें ही नृत्यगान वाद्य यंत्र है ये जो वीणा है, ठीक है। प्राचीन इतिहास में ऐसे व्यक्ति जो वीणा वादन में निपुण थे, कौशाम्बी में थे, उनका नाम था राजा उदयन और समुद्रगुप्त की सिक्कों पर आकृति भी है वीणा बजाते हुए, ठीक है। नृत्यगान वाद्य यंत्र जो है वीणा, इसकी संपूर्ण चर्चा सबसे पहले कौशिकी जो ऋग्वेद का ब्राह्मण है और वैमिनी जो सामवेद का ब्राह्मण है इसमें की गई है। बाबर ने मुंबईयान पद्य शैली का आविष्कार किया था। अकबर जो थे वो नक्कारा वादन में निपुण था। अकबर का जो ये तानसेन का जन्म MP ग्वालियर में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं तानसेन की, वो मियाँ की राग, मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोड़ी, मियाँ की सारंग व दरबारी कानाड़ हैं। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। जीवन की शुरुआत रीवा के राजा रामचंद्रन जी के यहाँ से होती है तानसेन की, और अकबर के दरबार में ये आए थे और इस्लाम धर्म अपना लिया था। तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि भी अकबर ने दी थी। स्वामी हरिदास के बारे में देख लेते हैं। ध्रुपद शैली का आविष्कार स्वामी हरिदास ने किया था। इनका जन्म अलीगढ़ में हुआ था। मंदिरों में ध्रुपद शैली गायन प्रारंभ कर दिया था इन्होंने। अकबर के दरबार में उपस्थित होने से मना कर दिया था। तब अकबर स्वयं हरिदास की कुटिया में ध्रुपद सुनने गया था। कितने मंदिर या स्थल हैं ध्रुपद शैली के, तो ये मथुरा वृंदावन वाले जो मंदिर हैं वो सारे ध्रुपद शैली का ही उसमें चलन है। ये हैं जैसे बांके बिहारी मंदिर हो गया, निधिवन हो गया, रसिक बिहारी हो गया और राधा वल्लभ, ये मंदिर हैं। हरिदासी संप्रदाय को ही सखी संप्रदाय भी कहते हैं। आज भी वृंदावन में हरिदास जयंती मनाई जाती है और ध्रुपद मेला लगता है। हरिदास जी के जो शिष्य हैं वो तानसेन हैं जो राग दीपक गाते हैं, बैजू बावरा है जो मेघ राग गाते हैं, गोपाल नायक हैं जो मालकौंस राग गाते हैं। अष्टछाप कवि कौन कौन हैं देखो, सूरदास हैं, छीत गोस्वामी हैं, चतुर्भुज दास हैं, परमानंद दास हैं, नंददास हैं, कुंभन दास हैं, गोविंद स्वामी हैं, कृष्णदास हैं, स्वामी बल्लभाचार्य, इनके बारे में देख लेते हैं। मंदिरों में धार्मिक गीतों के माध्यम से पूजा अर्चना पद्धति का प्रारंभ स्वामी बल्लभाचार्य ने ही किया था। स्वामी बल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ थे। स्वामी बल्लभाचार्य के 8 शिष्य
मिलकर अष्टसाप कवि कहा जाता है। जो अष्टसाप कवि अभी मैंने आपको बताया, सूरदास, सीत गोस्वामी, चतुर्भुज दास, परमानंद दास, नंददास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी और कृष्णदास थे। ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, स्वामी बल्लभाचार्य के ही शिष्य थे ये। इनको मिलकर क्या कहते हैं, अष्टसाप कवि कहते हैं। औरंगजेब की जो भतीजी थी ताज बेगम, यह भी द्रौपद हमार की प्रसिद्ध गायिका थी। विट्ठलनाथ कौन थे, जो स्वामी बल्लभाचार्य के पुत्र थे। विट्ठलनाथ ने ही कृष्ण दीक्षा प्राप्त की थी। कृष्ण जी की वंशी का अवतार स्वामी हित हरिवंश को मानते हैं। अमीर खुसरो, इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। यमुनुद्दीन खुसरो भी था इनका नाम। 1253 AD में जन्म हुआ था इनका पटियाला कासगंज में। ठीक है, जीवन की शुरुआत बलबन के पुत्र महमूद को संगीत सिखाने से करते हैं अमीर खुसरो। इन्होंने 8 सुल्तानों का साम्राज्य देखा था। खड़ी बोली का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, शैली का जो प्रभाव है वो भारतीय संगीत में ईरानी भी था। ठीक है, अभी देखो हम सितार देख लेते हैं। सितार जो बनता है वो किससे बनता है, सितार जो है वो तंबूरा और वीणा से मिलकर के सितार बनता है। ठीक है, खुसरो ने गज़ल, तबला, सितार, कव्वाली का आविष्कार किया। पखावज के 2 टुकड़े करके सितार बनाया था इन्होंने। पखावज के 2 टुकड़े करके सितार बनाया था। ये वीणा और तंबूरा का मिश्रित रूप है। उपाधि जो मिली थी खुसरो को वो हिंदुस्तान की आवाज़, तोताए हिंद के नाम से उपाधि मिली थी इसको। प्रमुख रचनाएं इसकी नूह सिपहर, तुगलकनामा, मजनू लैला, खजायन उल फुतहू, मिफ्ता उल फुतहू। ठीक है, भारतीय शास्त्रीय संगीत देख लेते हैं। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है वो नाट्य शास्त्र से लिया गया है। भरत मुनि ने जो लिखा था, इसमें भी 2 हैं। एक हिंदुस्तानी संगीत है, यह सिर्फ प्राकृतिक है, और दूसरा है कर्नाटक संगीत शैली, यह सप्तक सिद्धांत पर आधारित है। हिंदुस्तानी संगीत शैली की अगर हम बात करें तो इसमें 10 विधाएँ हैं। ठुमरी है, ख्याल है, टप्पा है, ध्रुपद है, होरी है, चतुरंग है, धमर है, रससागर है, तराना है, सरगम है। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। ध्रुपद शैली के वाद्य यंत्र पखावज और तंबूरा हैं। भाषा इसमें ब्रज भाषा यूज होती है। हरिदास व इसके शिष्य, और इनकी शुरुआत सदैव आलाप से होती है। ध्रुपद शैली का घराना जो है वो डागरी घराना है। यूपी और बिहार में है ये। यूपी के वाराणसी में गेड़ूचा बंधु भी इससे संबंधित हैं। दूसरा जो संगीत शैली का जो विधा है वो है ख्याल। ठीक है, हिंदुस्तान संगीत शैली का दूसरी जो विधा है वो ख्याल है। यह ध्रुपद से ज़्यादा स्वतंत्र है। इसमें भारतीय और ईरानी दोनों शैलियों का मिश्रण है। 2 ख्याल होते हैं, एक बड़ा ख्याल होता है, एक छोटा ख्याल होता है। बड़ा ख्याल मतलब धीमी आवाज़ में जो गाया जाता है। छोटा ख्याल मतलब जो तेज़ आवाज़ में, तेज़ गति में जो गाया जाता है। बड़ा ख्याल धीमी गति में गाया जाता है, छोटा ख्याल तेज़ गति में गाया जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत 2 भागों में बटा। ख्याल आने के बाद में श्रेय जो जनक है इसका अमीर खुसरो थे। आधुनिक रूप में हाजी सुल्तान तानसेन के दामाद थे, उन्होंने दिया। सर्वाधिक संरक्षण जो किया ख्याल का जौनपुर का सरकी वंश का शासक हुसैन शाह सरकी ने किया। आलाप के स्थान पर तान पर महत्व दिया जाता है इसमें ख्याल में। रचनाएं जो रहती हैं इसको बंदिश कहा जाता है। ख्याल का जो प्रमुख घराना है आगरा घराना है, और किराना घराना है जो मुजफ्फरनगर से संबंधित है। अभी देख लेते हैं तीसरी विधा देख लेते हैं हिंदुस्तानी संगीत शैली की, जो है तराना। इसमें लय को प्रधानता दी जाती है, तेज़ गति से गाया जाता है। मेवाती घराना इससे संबंधित है। प्रसिद्ध गायक पंडित रतन मोहन शर्मा है। चौथी जो विधा है वो देख लेते हैं ठुमरी। इस पर भक्ति का प्रभाव है। इसमें नृत्य व भाव का एहसास होता है। भक्ति व प्रेम से संबंधित है। अवधी, ब्रज और हिंदी भाषा में ये गाया जाता है। इसके प्रमुख घराने लखनऊ व बनारस घराना है। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल वाजिद अली शाह को माना जाता है, जो अंतिम नवाब थे अवध के। ठीक है, अभी देख लेते हैं वाजिद अली शाह के बारे में। अवध के ये अंतिम नवाब थे। फैजाबाद में जन्मी 1914 की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका बेगम अख्तर को ही अख्तरी बाई फैजाबादी कहते हैं। वाजिद अली शाह के प्रमुख दरबारी बिंदादीन जो है कथक से संबंधित थे। कोहरू सिंह पखावजी थे, और छदन मियाँ
ने ही ठुमरी गायन को कथक नृत्य के साथ मिलाया था। ठुमरी के प्रसिद्ध गायक कौन हैं? देखो, रचनाएं अख्तर मियाँ ने रचनाएं भी की हैं और ये ठुमरी के प्रसिद्ध गायक भी हैं। आधुनिक भारतीय संगीत का जनक उस्ताद फैयाज खान को माना जाता है। उपाधि आफ्ताबे आशिकी या संगीत का सूर्य। ठीक है, उसके बाद आ जाओ टप्पा शैली। टप्पा शैली में पंजाब की हरी गायन शैली आती है। इसका जो जनक है वो लखनऊ के मियाँ शौरी को कहते हैं। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई ठुमरी टप्पा गायिका जो हैं। ठीक है, नलिनी कमलिनी थी और कथक से संबंधित हैं। मुश्ताक अली खां सितार से संबंधित हैं। राजन साजन मिश्र, ज्वाला प्रसाद मिश्र, छज्जू मिश्र ये द्रुपद दमार के गायक हैं। घराना से सभी बनारस घराने से थे। ये छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई सभी ये बनारस घराने से संबंधित हैं। ठुमरी टप्पा गायक करते हैं। बनारस घराना देख लेते हैं। काशी राजाओं का संरक्षण मिलता है इसको, मुगल प्रभाव से दूर रहता है ये घराना। संस्थापक पंडित जानकी प्रसाद इसके संस्थापक थे। गिरिजा देवी और सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी गायिका हैं। पंडित राम सहाय, दुर्गादास सहाय, किशन महाराज, अनीडो लाल मिश्र ये तबला वादक थे। पागलनाथ और मल्लू मिश्रा पखावत से संबंधित हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और मुमताज़ खान शहनाई से संबंधित हैं। अलाउद्दीन खान गुरु और पंडित रविशंकर चेला, ये गुरु चेला के नाम से फेमस थे। अलाउद्दीन खान और पंडित रविशंकर ये चेला थे, सितार वादक थे ये दोनों। किराना घराना देख लेते हैं। इसके जो नायक थे नायक गोपाल संस्थापक थे इसके, मुजफ्फरनगर से संबंधित हैं। प्रसिद्ध और लोकप्रिय जो ख्याल गायकी थी वो अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान दोनों प्रसिद्ध हैं उससे। किराना घराना के जो व्यक्ति हैं वो पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, रोशन आरा, बलेखा हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं आगरा घराना। इसका अन्य नाम कब्बाल बच्चा घराना भी है। संस्थापक इसके हाजी सुजान खान हैं। दीपक ज्योति उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी इनको। हाजी सुजान खान को दीपक ज्योति उपाधि दी गई थी। लोकप्रिय जो आगरा घराना के लोकप्रिय हैं वो हैं उस्ताद फैयाज खान, ये रंगीला घराना के नाम से भी ये संबंधित हैं। दयाल खान, मोहसिन खान, सादिक अली खान, फजल अली खान, स्वामी बल्लभदास ये सभी आगरा घराना से ही संबंधित हैं। लखनऊ घराना देख लेते हैं। ख्याल प्लस ध्रुपद, टप्पा और कथक चारों ये जो शैलियाँ हैं ये लखनऊ घराने से संबंधित हैं। ठाकुर प्रसाद महाराज इसके संस्थापक थे। वाजिद अली शाह ने इसका संरक्षण किया था। लखनऊ ख्याल गायकी का जनक मुर्शिद अली खान को माना जाता है। मलिकाए गज़ल बेगम अख्तर या अख्तरी फैजाबादी हैं। लखनऊ घराने में कथक के लिए तबला बाहन शैली विकसित करी थी मोदू खां और बख्तूर खां ने। बिंदादीन महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज ये कथक से संबंधित हैं। पंडित अयोध्या प्रसाद, पंडित सखाराम ये पखावत से संबंधित हैं। सादिक अली सारंगी से संबंधित हैं। रामपुर घराना उस्ताद इनायत खां इसके संस्थापक थे। अतरौली घराना चांद खां, काले खां, अलीगढ़ से संबंधित है। फतेहपुर सीकरी में जैनू खां व जोरावर खां संस्थापक थे जहांगीर के टाइम पे। सहारनपुर में संत खलीफा मोहम्मद जमा संस्थापक थे। कानपुर घराना नियामत खान संस्थापक। इटावा घराना सितार और सुरबहार वादन। शाहजहाँपुर घराना सरोद वादन। अजरहा घराना तानसेनी, अजनत हुसैन खां ये मेरठ से संबंधित थे। एक घराना इसके अलावा और है, देख लो दोस्तों, भिंडी बाजार घराना, ये प्रयागराज से ही संबंधित है। यह कोई घराना नहीं है वैसे, लेकिन भारत के कई प्रसिद्ध कलाकार यहाँ से संबंधित हैं। इसी भिंडी बाजार घराने से ही लता मंगेशकर भी संबंधित थी। इसके और जो लोग हैं वो छज्जू खां, खारिम खां ये संस्थापक थे। पहले यूपी के मुरादाबाद में थे, लेकिन ये लोग बाद में मुंबई चले गए थे। ठीक है, बाकी जो हैं जैसे छप्पन छुरी है, जीतन बाई या केसरी बाई ये सभी भिंडी बाजार घराने से संबंधित है। हरि प्रसाद चौरसिया हो,
रघुनाथ सेठ हो गए, हरिप्रसाद चौरसिया और रघुनाथ सेठ दोनों बांसुरी वादक हैं। उत्तर प्रदेश के नाट्य देख लेते हैं। अभी ब्रज भाषा में कौन कौन से नाटक होते हैं। देखो, नाटक ब्रज भाषा में होता है रामलीला, रासलीला, नौटंकी, विदेशिया, रावल, गुलाबो सिताबो, भर्तरी, स्वाग, सपेरा, ख्याल और भगत। ठीक है, ये रामलीला जो होती है वो अवधी भाषा में होती है, ब्रज भाषा में भी होती है, अवधी भाषा में भी होती है। नौटंकी जो है कानपुर और हाथरस में होती है। सबसे पहले उल्लेख जो है आईने अकबरी में अबुल फजल ने किया था इसका, नौटंकी का। ख्याल एक लोक कथा और कहानियों का मंचन होता है। कठपुतली नृत्य राजस्थान में लोकप्रिय है, लेकिन यूपी में कठपुतली नाटक की तरह ही गुलाबो सिताबो होता है। इसका संरक्षण और प्रवर्धन और संवर्धन के लिए गुलाबो सिताबो के लिए गुलाबो सिताबो के संरक्षण, प्रवर्धन और संवर्धन के लिए यूपी में एक योजना आती है, 2004-05 में शुरू होती है वो। ठीक है, इसका विस्तार करने के लिए, कठपुतली कला का विस्तार करने के लिए। उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नाट्य का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ, जन्म इनका बनारस में होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का सत्य हरिश्चंद्र, नीला देवी, इनके जो देखो जो शास्त्रीय नाट्य हैं वो हैं सत्य हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नीला देवी, वैदिक हिंसा, हिंसा नववती, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। ठीक है, भारतेंदु ने ही पहली नाट्य विद्या आरंभ हो चुकी थी। भारतेंदु से पहले ही नाट्य विद्या आरंभ हो चुकी थी। वाजिद अली शाह ने राधा कन्हैया का किस्सा को भी सपोर्ट किया था। आगा हसन खां लखनवी ने इंद्र सभा को, बाबू गोपाल चंद्र का नहुशी, यह विशुद्ध नाटक रीति का प्रथम नाटक है। आधुनिक शैली में प्रदर्शित पहला नाटक जानकी मंगल 1868 में, शीतल प्रसाद त्रिपाठी इसके लेखक थे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत देख लेते हैं अभी हम। कजरी, इसका जन्म मिर्ज़ापुर में होता है, वर्तमान में है राधा कृष्ण प्रसंग के गीत गाते हैं। सावन माह में ये लोकगीत सावन माह में गाया जाता है। विंध्यवासिनी देवी का जो जन्म है उसके अवसर पर गाया जाता है। ये अक्खड़ बैरागी हो गया। जहाँ अभी देख लेते हैं हम, जहांगीर और शिवदास मालवीय, ये अखाड़ा है इसके संरक्षण के लिए। अभी देखो जो वर्तमान में राधा कृष्ण प्रसंग के जो गीत हैं वो महिला समूह द्वारा गाया जाने वाला कजरी गीत है, और डुलमुनिया कजरी इसको बोलते हैं, डुलमुनिया कजरी इसको बोलते हैं। रसिया जो है ब्रज क्षेत्र का एक लोकगीत है। बेरहा पूर्वांचल का लोकगीत है। इसके जो जनक हैं गाजीपुर के बिहारी यादव हैं। पति के दूर चले जाने पर पत्नी का मनोभाव इसमें प्रकट होता है बिरहा में। ठीक है, अहीर समुदाय का ये एक लोकगीत है बिरहा। सोहर जो लोकगीत है वो बच्चा पैदा होने पर पूर्वांचल में गाया जाता है। तेली समुदाय द्वारा बंजारा लोकगीत गाया जाता है। कहार समुदाय द्वारा कहारवा लोकगीत, नाई समुदाय द्वारा नौका झक्कड़ गीत, ईसुरी फोग बुंदेलखंड में है ये, पनवारा गीत, हरदुल पात गीत गाया जाता है। आला वीर रस है, राजा परमादिदेव के सेनापति थे ये आला जो थे, महोबा से संबंधित हैं। अवध में नरूटा गीत गाया जाता है। आगरा मेरठ में रागनी और ढोला गाया जाता है। मरसिया का लोकगीत मुस्लिम शिया समुदाय द्वारा इमाम हुसैन की याद में गाया जाता है। शास्त्रीय नृत्य, नाट्य शास्त्र इसका भरतपुर में है। शास्त्रीय नृत्य देखो कितने हैं टोटल, 9वां भी जोड़ा गया है, वैसे 8 हैं। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। मोहिनी अट्टम और कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी उड़ीसा का है। सत्रिया आसाम का है। अभी हाल ही में 9वां शास्त्रीय नृत्य जोड़ा गया है, छऊ, जो झारखंड का है। कथक शुरुआत इसकी ब्रजभूमि में होती है। श्री कृष्ण की रासलीला नृत्य है ये। कथक पर जब ईरानी प्रभाव पड़ा तो महिलाओं ने एक पैर में घुंघरू बांधना स्टार्ट कर दिया। घुंघरुओं की संख्या टोटल 25 होती है इसमें। अब घुंघरुओं की संख्या बढ़ती गई है। घुंघरू मतलब घंटी, घंटी कैसे याद करोगे, घंटी, एटा, घंटा, एटा, जलेसर। ठीक है,
यूपी में कथक के 2 घराने हैं, लखनऊ घराना और बनारस घराना। ठीक है। अच्छा, कथक को संरक्षण देने का कार्य अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने किया था। वाजिद अली शाह लखनऊ घराने से संबंधित थे और इसके जो संबंधित जो हैं वो कौन कौन हैं? बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, सितारा देवी हैं। ब्रज क्षेत्र में देखो कौन कौन से नृत्य हैं। मयूर नृत्य हो गया, चरकुला नृत्य हो गया, झूला नृत्य हो गया, रास नृत्य हो गया, ये रासलीला नृत्य भी बोलते हैं इसको। अब बुंदेलखंड क्षेत्र के हम नृत्य देख लेते हैं। देवी नृत्य है जो धोबी समुदाय द्वारा गाया जाता है। देवी रूप में आते हैं जो भक्त होते हैं। ठीक है। बुंदेलखंड का देवी नृत्य के अलावा और क्या क्या है देखो, ख्याल नृत्य है, घोड़ा नृत्य है, कांडरा नृत्य है, कार्तिक माह है। कार्तिक माह जो है वो कृष्ण और गोपी का नृत्य है। ठीक है। सौरा नृत्य है, पाई डंडा नृत्य है, ये सब बुंदेलखंड से संबंधित हैं। और कौन सा बुंदेलखंड से देखो, लठमार नृत्य है जो दिवाली पर गाया जाता है। राई नृत्य है, मयूर नृत्य के नाम से जानते हैं इसको। दीप नृत्य दीपावली नृत्य के नाम से जानते हैं। धुरिया नृत्य हो गया, बारेड़ी नृत्य हो गया, हीर समुदाय द्वारा गाया जाता है। सभी नर्तकों के कपड़ों का रंग अलग अलग होता है इसमें। जो बारेड़ी नृत्य है यही समुदाय द्वारा जो गाया जाता है। ठीक है। अब देख लेते हैं चरकुला नृत्य, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। चरकुला नृत्य राधा के जन्मोत्सव पर होली के बाद में जो द्यूज आती है उस पर होता है, परफॉर्म होता है। बैलगाड़ी या रथ के पहिए पर कई सारे घड़े रखे जाते हैं और सिर पर रखकर इसको नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। मयूर नृत्य देख लेते हैं। मोर के पंखों को लगाकर राधा कृष्ण के प्रसंगों को गाया जाता है इसमें। ऐसा ही नृत्य बुंदेलखंड में भी होता है। जैसे जो मयूर नृत्य है सेम इसी की तरह बुंदेलखंड में भी एक नृत्य होता है जिसको राई नृत्य बोलते हैं, मयूर नृत्य भी कहते हैं। ख्याल नृत्य देख लेते हैं। अच्छा, जो राई नृत्य है बुंदेलखंड में जो गाया जाता है वो बेड़िया जनजाति की महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी पर गाया जाता है। ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी पर। ख्याल नृत्य देख लेते हैं। पुत्र के जन्मोत्सव पर गाया जाता है। ख्याल नृत्य जो होता है वो पुत्र के जन्मोत्सव पर होता है। बांस के मंदिर बनाकर रंगीन कागज़ों से सजाकर सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। दीपावली या दीप नृत्य, नर्तक थाली में जलते हुए दीपों को रखकर नृत्य करता है। अहीर जाति द्वारा इसका परफॉर्मेंस किया जाता है। ठीक है। अभी देख लेते हैं कांडरा नृत्य, धोबी समुदाय के द्वारा गाया जाता है। वैवाहिक अवसरों पर ये नृत्य गाया जाता है। घोड़ा नृत्य देख लेते हैं। घोड़ा को ध्वनि माध्यम से नृत्य कराते हैं मांगलिक कार्य के लिए। धुरिया नृत्य कुम्हार जाति द्वारा। पुरुष स्त्रियों की वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं धुरिया नृत्य में। पाई डंडा नृत्य जो है भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर बनाया गया नृत्य है। नर्तक डंडा लिए रहते हैं। गुजरात के दांडिया नृत्य का वैकल्पिक ये रूप है पाई डंडा नृत्य जो है। दीपावली से शुरू होकर मकर संक्रांति तक चलता है। अवध क्षेत्र के कुछ नृत्य देख लेते हैं। जोगनी नृत्य है, कलाबाजी नृत्य है, ढेड़िया नृत्य है। इसमें जो जोगनी नृत्य है उसमें क्या है, रामनवमी पर पुरुष और स्त्री का वेश बनाकर नृत्य करते हैं। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र क्षेत्र के नृत्य देख लेते हैं। कर्मा नृत्य हो गया, कजरी नृत्य हो गया, चौलर नृत्य हो गया, ढरकहरी नृत्य हो गया, उड़िया नृत्य हो गया, ठड़िया नृत्य। पूर्वांचल क्षेत्र में नटवरी नृत्य, कटफोड़वा, लकड़ी का घोड़ा होता है वो, नटुआ नृत्य, नटकौरा, धीवर नृत्य कहार जाति द्वारा, चौरसिया नृत्य कहार जाति द्वारा, दादरा नृत्य, धोबिया नृत्य। नटवरी देख लेते हैं। अभी श्री कृष्ण की प्रशंसा में नृत्य होता है, यही समुदाय द्वारा परफॉर्म किया जाता है। नटकोरा नृत्य बारात के जाने पर रात में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चौरसिया नृत्य जौनपुर कहार समुदाय द्वारा। दादरा नृत्य होठ हिलाकर किया जाने वाला नृत्य है। धोबिया नृत्य धोबी समुदाय द्वारा। एक धोबी गदा का रोल करता है, एक धोबी का रोल करता है। कलाबाजी नृत्य नकली घोड़े के साथ नर्तक मोरवाजा वाद्य यंत्र बजाकर नृत्य करता है। कलाबाजी जो नृत्य है उसमें कच्ची घोड़ी नृत्य भी बोलते हैं इसको। ढेड़िया नृत्य भगवान श्री राम के अयोध्या वापस आने पर किया जाने वाला नृत्य है। मिट्टी के छिद्रदार बर्तन में दीपक रखे जाते हैं, बर्तन को सिर पर रखकर नाचा जाता है। कर्मा नृत्य बंगा, खरवार, कोरकू, गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। नर्तक फुदकते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़कर फूल पत्ती तोड़कर अपने देवता को समर्पित करते हैं। कजरी नृत्य इसमें जो ये लोक नृत्य है इसमें लोकगीत गाए जाते हैं। उत्पत्ति मिर्ज़ापुर से हुई थी। कजरी की मानसून के आने से पहले होता है। चौलर नृत्य इसे इंद्रदेव को प्रसन्न या अच्छी वर्षा या फसल प्राप्ति के लिए किया जाता है।
ढरकहरी नृत्य, यह नृत्य जानवरों की सींगों से बनाए जाने वाले वाद्य यंत्रों पर किया जाता है। ठड़िया नृत्य, सरस्वती माता से गुणगान किया जाता है इसमें ठड़िया नृत्य में संतान प्राप्ति के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये छपेली नृत्य। आध्यात्मिक उद्देश्य उन्नति से भरा, एक हाथ में रूमाल व दूसरे हाथ में दर्पण लेकर नृत्य होता है छपेली नृत्य में। चोड़िया नृत्य क्या है? राजपूतों के द्वारा हाथ में तलवार और ढाल लेके किया जाने वाला नृत्य है। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। सेकंड क्लास हमारी यूपी स्पेशल की अभी समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच।